16 अक्टूबर 2024 द रोड शो की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। चुनाव में मुफ्त के वादों को रिश्वत घोषित करने वाली याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों की तरफ से मुफ्त देने के वादे को रिश्वत घोषित करने वाली मांग वाली याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका में यह भी अनुरोध किया है कि चुनाव आयोग ऐसे वादों पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल कदम उठाए। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि चुनाव के कुछ समय पूर्व राजनीतिक दल मुफ्त में कई सुविधाओं को देने का वादा करते हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया और लंबित मामलों के साथ याचिका को भी टैग किया। केरल की एकमात्र लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। मंगलवार को चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। बता दें, चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किया है। इसके अलावा देश भर के अलग अलग राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान किया है। जिन 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से एक लोकसभा सीट वायनाड भी है। केरल की वायनाड सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। वहीं निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थोड़ी देर बाद ही कांग्रेस पार्टी ने 3 प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की। हालांकि ये तीनों प्रत्याशी लोकसभा विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए घोषित किए गए प्रत्याशी हैं। इसी लिस्ट में प्रियंका गांधी का भी नाम है। तमाम राज्यों के उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया। चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा के बीच ईवीएम पर बड़ा बयान दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती, ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है। ईवीएम की बैटरी पर भी पोलिंग एजेंट के साइन होंगे। ईवीएम 3 लेयर की सिक्योरिटी में रहेगी। चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम में सिंगल यूज बैटरी लगती है। ईवीएम में मोबाइल जैसी बैटरी नहीं होती। गौरतलब है कि विपक्ष कई बार ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर बयानबाजी करता रहा है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने पहले ही ईवीएम को लेकर सारी बातें साफ कर दी है। नांदेड़ की लोकसभा और केदारनाथ की विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि बाकी जगहों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ इन सभी सीटों पर वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर को होंगे। उपचुनाव के ऐलान से पहले राजस्थान शिक्षा विभाग में ट्रांसफर के आदेश जारी किए गए, लेकिन सरकार ने कुछ ही घंटे में तबादले के आदेश को वापस ले लिया। शिक्षा विभाग ने 50 से अधिक प्रिंसिपल और लेक्चरर के तबादलों के आदेश मंगलवार को वापस ले लिए। विभाग ने यह कदम कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की ओर से आपत्ति जताए जाने के बाद उठाया। अधिकारियों ने कहा कि तबादलों के आदेश सरकार के निर्देशानुसार वापस लिए गए। शिक्षा विभाग ने तबादलों के लिए मंगलवार को 3 आदेश जारी किए, जिसमें 40 प्रिंसिपल और 8 लेक्चरर्स के नाम शामिल हैं। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक चरण तो वहीं झारखंड की 181 विधानसभा सीटों पर कुल 2 चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। वहीं आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में विधानसभा और लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया। इस ऐलान के ठीक बाद बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बड़ी घोषणा की। मायावती ने कहा, बसपा महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी। राज्य में 20 नवंबर को सभी 288 विधानसभा सीटों के लिए एक साथ वोटिंग होगी और 23 नवंबर की तारीख को चुनाव परिणाम सामने आएंगे। चुनाव की तारीखें सामने आते ही राज्य में राजनीतिक एक्टिविटी तेज हो गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने बड़ा बयान जारी किया है। शरद पवार ने कहा कि जब तक वह महाराष्ट्र को सही रास्ते पर न ले आए तब तक आराम से नहीं बैठेंगे, चाहे इस काम को पूरा करने के लिए वह कितने ही बूढ़े क्यों न हो जाए। सतारा जिले में एक सभा में शरद पवार ने कहा कि चाहे 84 वर्ष का हो जाऊं या 90, यह बूढ़ा आदमी नहीं रुकेगा। सभा में शरद पवार ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप भी लगाया है। चुनाव तारीखों के सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए। माना जा रहा है कि इस बैठक में झारखंड विधानसभा चुनाव उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई जा सकती है। बिहार की बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी, इन चारों सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। बता दें कि 13 नवंबर को ही झारखंड में पहले चरण की भी वोटिंग है। झारखंड महाराष्ट्र के साथ उपचुनाव की सभी 48 सीटों की मतगणना भी उसी दिन होगी और रिजल्ट भी उसी दिन घोषित होंगे।
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद महायुति में सियासी हलचल तेज हो गई है। शिवसेना और एनसीपी के नेता बीजेपी के साथ सीट बंटवारे को जल्द से जल्द फाइनल करना चाहते हैं। जानकारी के अनुसार सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार आज शाम दिल्ली पहुंच सकते हैं। यहां पर दोनों नेता बीजेपी आलाकमान से सीट बंटवारे के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। भारत और इजरायल के बीच बीते कुछ समय से रिश्ते काफी मजबूत हुए। आतंक के खिलाफ लड़ाई में दोनों देशों ने एक दूसरे का आगे बढ़कर समर्थन किया। इस बीच मंगलवार को भारत में इजरायल के राजदूत रूबेन अजार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सीएम योगी और इजरायली राजदूत के बीच यह मुलाकात यूपी सीएम के आवास पर हुई। आइए जानते हैं कि क्या इस मुलाकात के पीछे क्या वजह थी। इस पर सीएम योगी ने कहा कि भारत में इजरायल के राजदूत रूबेन अजार के एक साथ एक अत्यंत उपयोगी और एक सार्थक चर्चा हुई। इस बैठक आपसी हितों के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और इजरायल के बीच गहरे संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के लोगों के हित के वास्ते सहयोग के नए रास्ते तलाशने के लिए तत्पर हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान पर अपनी ही पार्टी के विधायक ने सवाल उठाकर पार्टी के अंदर बहस छेड़ दी। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने राज्य में चल रहे सदस्यता अभियान पर चिंता जताई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर एक पोस्ट में विश्नोई ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि अभियान के लिए उनके पास एक कॉल आया था जिसमें सदस्यता संख्या बढ़ाने के लिए पैसे कहा गया था कि सदस्यता बढ़ाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश की बहुप्रशिक्षित बुधनी विधानसभा सीट और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख घोषित हो गई। दोनों विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। जानकारी के अनुसार इन सीटों के लिए नामांकन 18 अक्टूबर से शुरू होंगे, जो कि 25 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे, जिसकी स्क्रूटनी 28 अक्टूबर को होगी। इसके अलावा 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। बुंदी विधानसभा सीटों के लिए भेजे गए पैनल में विदिशा के पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव के अलावा वन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष गुरु प्रसाद शर्मा, पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह और बुधनी भाजपा मंडल अध्यक्ष आसाराम यादव के साथ शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान का भी नाम है। कई पूर्व राजनयिकों यानी कि एक्स डिप्लोमेट्स ने मंगलवार को ओटावा में भारतीय राजनयिकों को आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के मारे जाने की घटना की जांच से जोड़ने के कनाडा के आरोप की आलोचना की। इन एक्स डिप्लोमेट्स ने कहा कि नई दिल्ली ने कनाडा के बेतुके आरोपों के जवाब में सही कदम उठाया है। पूर्व राजदूतों ने यह भी कहा कि कनाडा का प्रोपेगेंडा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की अगले चुनाव में अपनी संभावनाएं बढ़ाने के लिए अपने देश के भीतर कट्टरपंथी तत्वों के समर्थन हासिल करने की दुस्साहस से उपजा है। जिले में आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने 1.5 करोड़ रुपए की कीमत की चांदी पकड़ी। बताया जा रहा है कि आबकारी विभाग की टीम को गांजी तस्करी की सूचना मिली थी। जानकारी मिलने के बाद संबलपुर बीजू एक्सप्रेस वे पर वाहनों की जांच के लिए अभियान शुरू किया गया। इसी बीच महाराष्ट्र के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक गाड़ी वहां पर पहुंची, जिसे रोककर तलाशी ली गई। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें से चांदी के आभूषण बरामद किए गए। राजधानी दिल्ली की 1731 कच्ची कॉलोनियों में अब बिजली के मीटर लगाने के लिए किसी तरह की एनओसी की जरूरत नहीं होगी। पहले इन कॉलोनियों में बिजली के मीटर लगाने के लिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए से एनओसी लेनी पड़ती थी, लेकिन अब इस समस्या से लोगों को निजात मिल गई। अब अनधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बिना किसी एनओसी के भी बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। दरअसल पिछले कुछ सालों से दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनी में बिजली विभाग द्वारा किसी के भी घर पर मीटर लगाने के लिए डीडीए की एनओसी की मांग की जा रही थी। यह मांग लोग पूरी नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से घरों में मीटर नहीं लग पा रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।